नमस्ते एवरीवन, मैं हूं ध्यानेश। आज फिर से आपका स्वागत है नवनीति मचान चैनल में। आज के जो हमारे गेस्ट है वो सौरभ ओझा भाई हैं, जिनकी की अपनी एक लाइफ जर्नी रही है, जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की है और उसके बाद वो आईटी में आए। तो हम उनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे होती है और उन्होंने क्या सीखा है और आईटी में आने के बाद उनकी ज़िंदगी कैसी रही है। तो हम उनके लाइफ जर्नी के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम उनसे बातें करते। हेलो सौरभ भाई, कैसे हो आप? या मैं अच्छा हूँ। ध्यानेश, आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू आने के लिए इस शो पे, मतलब पॉडकास्ट पे। और आपको बुलाने का यही मेरा पर्पस था। पता है क्यों? मैंने आपसे बात की है 2-3 बार, हमने साथ में काम किया है, साथ में कुछ टाइम स्पेंड किया है। तो आपके पास एक्सपीरियंसेस, आपकी खुद की एक जर्नी रही है लाइफ की। तो मैं वो चीज़ जानना चाहूँगा। तो हुँ। आप बेसिकली, मैं स्टार्ट करने से पहले मैं यही पूछता हूँ, कैसे हो? ऑल गुड? सब बढ़िया चल रहा है हाँ, लाइफ सब में? बढ़िया है, सब चलो, भगवान की कृपा है। चलो बढ़िया बनी रहनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ से हो आप? भोपाल, आई हाँ, थिंक। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा। तो सबसे पहली क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा आपसे, आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही है अब तक? अभी तक की लाइफ़ जर्नी काफ़ी अप एंड डाउन रही है। कभी लाइफ़ में बहुत अच्छे फ़ेज़ भी देखे हैं और हाँ। बहुत लोअर फ़ेज़ भी देखे हैं। लेकिन वही है, जो एक पेशेंस रहा है और हार्ड वर्क करने का बचपन से रहा है, तो उसकी वजह से अभी जो है लाइफ़ काफ़ी स्टेबल हो गई है और अच्छी हो गई है। हाँ, मैंने ये देखा है, आप हमेशा से हार्ड वर्किंग रहे हो। हुँ। चाहे स्कूल में थे या जहाँ पे भी रहे हो, हुँ, 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 आप हुँ। हार्ड वर्किंग रहे हो। तो हुँ। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो, मैं स्कूल की तो छोड़ रहा हूँ, हुँ, हुँ। ये पूछ रहा हूँ, बीटेक में कैसे टॉपर थे आप, क्या थे? हाँ, मैं 8 में से मैंने 6 सेमेस्टर टॉप मारा है। बहुत बढ़िया। तो मेरी ब्रांच एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स थी। अच्छा। तो मेरा जो है, जब मैं कॉलेज में गया तो तब से ही मेरा था, क्योंकि हम लोग एमपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं। तो हम्म। हमारी क्लास में भी सीबीएसई के बच्चे भी थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उनसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल, हाँ। मैं स्टार्टिंग में था तो मैंने देखा कि जो लोग सीबीएसई बोर्ड से बच्चे जो पढ़े हुए थे, उनका जो है ना आईक्यू लेवल, मुझे लगता था कि मुझसे ज़्यादा अच्छा है अच्छा। एज़ कम्पेयर टू हाँ हाँ हाँ। मेरा। और उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटी, प्रेजेंटेशन एबिलिटी, वो सब उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि अगर मुझे इनको मैच करना है तो मुझे इनसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और वही चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी कि मैं इनसे ज़्यादा मेहनत करूँ। और मुझे आज भी याद है, जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था तो मेरी रैंक सेकंड आई थी क्लास में। अच्छा। तो मुझे लगा कि जो है मुझे फर्स्ट आना चाहिए, व्हाई आई केम सेकंड। और जो मेरा एक फ्रेंड है मोनिश निगम, वो अभी हैदराबाद में काम कर रहा है एक अच्छी कंपनी में, वो फर्स्ट आया था उस समय। फिर जब सेकंड सेमेस्टर हुआ मैं फर्स्ट आया, थर्ड सेमेस्टर हुआ फर्स्ट आया, फोर्थ सेमेस्टर हुआ फर्स्ट आया। फिर ऐसी जर्नी जो है आपको पता है, ये चीज़ मेरे में कमी हो गई, जो चीज़ आप बोल रहे हो। मेरी हम्म। कॉलेज लाइफ में पढ़ने में बहुत ओके, बढ़िया ओके। नहीं रहा, मतलब ठीक था, बहुत बढ़िया नहीं था। हम्म। ये जो होती है ना माइंडसेट कि मुझे फर्स्ट आना है, और ये हम्म। हमेशा बनी रहनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये फिर आपको एक्स्ट्रा माइल्स जाने के लिए मोटिवेट करता है, क्लास में फर्स्ट आने के लिए। और ये करेक्ट। सिर्फ क्लास की बात नहीं है। हम्म। इससे क्या होती है ना, आपको आदत हो जाती है, आप कोई भी काम करोगे ना, चाहे आप जॉब करोगे चाहे बिजनेस करोगे, आपको ये लगेगा कि यार मेरे को परफॉर्म करना है। करेक्ट। जीतने की नहीं, एक आदत पड़ जानी जीतने की चाहिए। आदत पड़ जानी चाहिए। हम्म। हारने की आदत पड़ गई ना, वो फिर जिंदगी भर आप वो हार, कंप्रोमाइज करते सही रहोगे, बात है, सब कुछ से करेक्ट। हारने लग जाओगे। तो हम्म। हमेशा जीतने की आदत बन जानी चाहिए। तो हम्म। वो चीज़ आप में, वो क्वालिटी है जो चीज़ मैं सीखता हूँ। हम्म। उसके बाद आफ्टर बीटेक आपने जॉब किया था या आपने क्या किया था? नहीं, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं अच्छा करने लगा तो मेरे एक सीनियर थे, जो मेरे पापा के डिपार्टमेंट में थे, तो उनके वो बेटे थे। तो वही एक बार घर पे आए, उन्होंने मुझे गाइड किया। वो हम्म मेरे कॉलेज के ही सीनियर थे, हफीज़ सर। तो हम्म। उन्होंने मुझसे बोला कि जो है वो एक्चुअली वो गेट की और इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी ऐसी की। तो वो मुझे कॉलेज में मिले, एक बार मैं उनसे ऐसा मिला। फिर एक बार वो हमारे पिताजी को मिले। तो फिर उन्होंने बोला कि हमारा बेटा भी जो है उसको भी तैयारी करनी है, अगर आप गाइड कर देंगे। तो एक बार हमारे घर पे आए, उन्होंने बताया कि कैसे कोचिंग होती है। और आप मुझसे उन्होंने पूछा कि आपका अभी तक का क्या जर्नी रहा है। फिर उन्होंने बोला कि चलो, आपका हिस्ट्री आपको बता रहा है कि आप हार्ड वर्किंग हो, एक कंसिस्टेंट हो, आप अच्छा कर रहे हो अपनी ब्रांच में। कहते हैं आप इस फील्ड में आ सकते हो। उन्होंने गाइड किया। फिर मैंने अपने फिफ्थ सेमेस्टर में गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेडिजी है, भोपाल सेंटर, वो मैंने हाँ हाँ। ज्वाइन कर लिया।
मेडिची तो भोपाल सेंटर मतलब ऑल ओवर द इंडिया आई थिंक, क्योंकि हाँ। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है इसके तो मेडिची मैंने के। मेड इजी जो है भोपाल वाला सेंटर ज्वाइन कर लिया। बट मैंने गलती ये करी कि मुझे ऐसा लगता है या तो मुझे 4 सेमेस्टर में ज्वाइन करना चाहिए था या 6 सेमेस्टर में ज्वाइन करना चाहिए था। रीजन उसका? रीज़न ये है कि जब हमने 5th सेमेस्टर में ज्वाइन किया तो उन्होंने 6 महीने में ही पूरा कोर्स खत्म कर दिया। अच्छा, अगर मैं 4 सेमेस्टर में ज्वाइन करता एक साल तो में करते हैं। वो कोर्स जो है 1 साल तक चलता। हम्म, मेरे साथ एनआईटी के भी बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने 4 सेमेस्टर में ज्वाइन किया था। ओके, उन्होंने पूरा साल पढ़ा, वही चीज़ कोर्स मुझे 6 महीने में पढ़ा दिया गया। अच्छा, फिर जब उसके बाद जब कोर्स खत्म हो गया, फिर जब मैंने रिवाइज करना स्टार्ट किया, तो पहले आजकल क्या है कि चीज़ें रिकॉर्डेड होती हैं। जैसे वीडियोस दे दिए हैं तो हमारा अगर टॉपिक है वो वीक है तो हम लोग देख लेते हैं। हाँ, पर उस समय ऐसा नहीं था। नहीं था, हाँ, अगर उन्होंने पढ़ा दिया 6 महीने में, अगर आपको टॉपिक समझ में भी नहीं आया है, तो फिर प्रॉब्लम होती थी उसको रिगेन करने में। एग्जैक्टली, हाँ। तो ऐसा रहता था हम लोगों का। अच्छा, तो गेट के लिए आप फर्स्ट एग्जाम कब दिया था आपने, फर्स्ट अपियर कब हुआ? गेट में आपको बताता हूँ, गेट एग्ज़ाम मैंने दिया 2018 में। 2018 मैंने गेट दिया और मेरा गेट क्लियर ही नहीं हुआ। ओके, मेरा गेट क्लियर नहीं हुआ और क्लियर ना होने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी, जब मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और मैंने जो है जब मेरा ख़त्म हो गया, जब कोचिंग ख़त्म हो गई, मैंने 1 साल तक तैयारी करी, अच्छा, रिगरसली मेहनत करी। मैं सिर्फ 2 से 3 दिन जाता था अपना कॉलेज और बाकी दिन मैं घर पे बैठता था, टेस्ट सीरीज सॉल्व करता था, रिवाइज करता था, क्वेश्चन लगाता था। लेकिन मैं क्यों नहीं क्लियर कर पाया, उसका सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं चीज़ों के मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं उसको अलग-अलग एंगल से सोच नहीं पाता था, कि एक ओके, क्वेश्चंस को हम लोग अलग मेथड से भी कर हाँ, सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन में लग जाता था, उसको इन डेप्थ जाता था और फिर मान लो उसका क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो गया। अब गेट में तो पॉइंट का खेल रहता है, अगर पॉइंट इधर-उधर हुआ, आंसर गलत, हाँ, बिल्कुल, तो इस वजह से मेरा गेट क्लियर नहीं हुआ। हाँ, प्लेसमेंट की जहाँ तक बात है तो मेरा 3 कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था उस समय और वो भी मैं एक ही दिन गया था और एक ही दिन में मेरा 3 कंपनी में हो वाह! बहुत बढ़िया है। गया। तो बीटेक ठीक लाइफ में है। तो ये बहुत बड़ी हाँ, बात होती है कि आपकी हम एक दिन लोग में 3 कंपनी में एक प्लेसमेंट दिन हो में जाए। ही मेरा 3 कंपनी में प्लेसमेंट हो गया था, बट मुझे जाना ही नहीं था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था। आपका तो इंटरेस्ट क्या था? मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे ग्रेड ए पोजीशन की जॉब चाहिए। गवर्नमेंट हाँ, जॉब ग्रेड चाहिए। ए ऑफिसर की जॉब चाहिए क्योंकि ओके, मेरी मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पर्सनैलिटी भी वैसी ही है और मैं अपनी फील्ड में भी काफ़ी अच्छा हूँ और एक सिंसेरिटी रही है और मेरा हमेशा से ही था कि मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है। हर ओके। इंसान का कुछ रहता है, हाँ, कुछ हाँ, लोगों का रहता बिल्कुल। है कि उनको पैसे ज़्यादा कमाने हैं, बट मेरा ऐसा था कि मैं जो आज तक जिन लोगों ने मुझे कुछ दिया है, मैं उनके लिए कुछ करूँ। ग्रेड ए की जॉब चाहिए जिससे कि हाँ, आप सोसाइटी को बैक सर्व दे कर सके पाऊँ, और ना सर्व कि करो। मनी। मनी मेरे लिए हमेशा सेकेंडरी रहा है। ओके, आज भी मैं मनी के ऊपर कॉन्संट्रेट नहीं करता हूँ। मैं अपने आप को इम्प्रूव करने पे और जो मेरे पास है, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, इस पे फोकस ये करता काफ़ी अच्छी क्वालिटी है आपकी। बहुत कम लोग रहते हैं आजकल जिसे कि मनी उसकी सेकंड प्रायोरिटी रहती हूँ। है। अदरवाइज आजकल मनी हुँ। जो है फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई है हुँ, लोगों की। हुँ। वो चाहते हैं कि कितना ज़्यादा पैसे आए मेरे पास, उसके बाद बाकी चीज़ें करेक्ट। मतलब सेकेंडरी बन जाती है। हुँ, हुँ। ये आपकी अच्छी क्वालिटी। इसका सबसे अच्छी बात क्या होती है, अगर आपकी मनी जो है सेकेंडरी प्रायोरिटी है, हुँ, फर्स्ट हुँ, हुँ। प्रायोरिटी इज़ कि जो भी आपका काम है, हुँ, हुँ। तो आप कर्मा में बिलीव करते हो। जो भी आप उसे ऑनेस्टली से करो, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। और ट्राई टू ऐड सम वैल्यू इन द सोसाइटी। करेक्ट। तो ये चीज़ जो है ना बहुत अच्छी, इससे क्या रहता है मेंटल पीस बना रहता है, करेक्ट। राइट? और इससे क्या रहता है, आप विदाउट थिंकिंग अबाउट द मनी आप किसी भी चीज़ पे काम करते हो, हुँ, हुँ। राइट? चाहे आपको अगर कोई टास्क मिल हुँ, जाए या हुँ, आपको हुँ। कुछ करना है, तो आप मनी के बारे में बाद में सोचोगे, पहले आप सोचोगे इससे सोसाइटी को मैं क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, करेक्ट। राइट? तो हुँ, हुँ। वो चीज़ आपकी क्वालिटी है जो मैं एडमायर करता हूँ आपसे। हुँ, हुँ। तो आप गेट से आपका जो गेट था, तो इसीलिए आप कर रहे थे ग्रेड ए की जॉब के लिए, राइट? मेरा मेन गेट फ़ोकस था ही नहीं, मैं आपको सही बताता हूँ। मेरा जो मेन फ़ोकस था वो था ईएसी, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम। ओके, बट बोथ सिलेबस आर सेम ओनली। तो अच्छा, मेरा ये रहता था कि अगर मैं ईएससी कर लूँगा तो गेट भी जो है वो क्लियर हो ऑटोमेटिक जाएगा, क्लियर हो ऑटोमेटिक जाएगा। हाँ, क्लियर हो जाएगा, वो प्रिपरेशन कोई से बड़ी बात नहीं है। सेम होती है, तो हुँ। ठीक है। तो आपने ये सी यूपीएससी कहलाता है ना वो भी, मैं जैसे कि यूपीएससी के ग्रेड अंदर ए आता की है। जहाँ, हुँ, क्योंकि वो एज ए इंजीनियर होता है, हुँ, तो यूपीएससी के अंदर ही आता है। तो करेक्ट। आपने कहाँ पे प्रिपरेशन करा इसके लिए? मैंने जैसे मैंने बताया मेडिजी का मैंने सेंटर जॉइन किया हुआ था और फिर उसके बाद जब मेरा क्लियर नहीं हुआ और प्लेसमेंट मुझे लेना नहीं था, मेरी जो डेट ऑफ जॉइनिंग थी उसके मैं 1 वीक पहले ही जो है जैसे मेरा सेमेस्टर खत्म हुआ, मैं फिर सोचने लगा कि मैं क्या करूँ, मुझे एक्चुअली प्राइवेट जॉब करना भी नहीं था और मैं घर पे रह के भी तैयारी नहीं कर सकता था क्योंकि हमको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, वो मैं करके देख चुका था।
फिर मैंने जो है थोड़ा रिसर्च किया कि मेड इजी का एक और बैच होता है, जिसमें जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, हाँ। तो उनका एक बैच होता है मेड इजी में। ठीक है, तो मैंने वो बैच बेसिकली ज्वाइन किया। मैं अच्छा। फिर दिल्ली चला गया और वो बैच मैंने 6 मंथ ज्वाइन किया। रिगरस जो है उसमें पढ़ाई होती है। और जब मैंने 6 महीने दिया, फिर मेरा गेट में जो है 42.67 नंबर आया था आउट ऑफ 100। ओके। और मेरी रैंक थी करीबन 10,000 के आसपास। वो बढ़िया थी। हाँ, और बट ये था कि मेरा ईएससी तब भी क्लियर नहीं हुआ। ओके। दिस इज माई सेकेंड अटेम्प्ट और मेरा ईएससी क्लियर नहीं हुआ है। तो उस कोर्स से मुझे डेफिनेटली एनआईटी तो मिल जाता, लेकिन वो मुझे जाना नहीं था। ओके, आप रिजिड थे कि मेरे को या ग्रेड ए की जॉब में ही जानी है, करेक्ट। एमटेक करनी ही नहीं है मेरे को। नहीं नहीं, मुझे एमटेक करना नहीं है। और उसका रीज़न ये भी था कि दिल्ली में जो माहौल था, जितने मेरे आसपास लोग थे, तो वो मेनली एनआईटी से ही पढ़े थे। ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट कॉलेज के जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि वो जो है वो अपना करियर छोड़ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीछे ऐसे पड़े हैं। हाँ, तो वो रहती है सेल्फ बिलीव की कमी, राइट। हम्म। और सेल्फ बिलीव क्यों कमी क्यों रहती है, उन्होंने कभी लाइफ में इतनी ज़्यादा मेहनत की नहीं होती है, राइट। करेक्ट। हम्म। उन्हें एक्सेप्ट करने की, हार एक्सेप्ट करने की आदत लग चुकी होती है। हम्म। तो वो चीज़ एक बहुत, ये चीज़ है कि आप उस पे ज़रूर काम करना चाहिए, किसी को भी काम करना चाहिए कि आपको किसी भी कंडीशन में आपको हारने की आदत नहीं लगनी चाहिए। करेक्ट। आप सेल्फ बिलीव जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि मैं इंस्पायर होता हूँ किसी भी, मतलब किसी भी इंसान से, जैसे स्वामी विवेकानंद है, या उन्होंने तो बहुत नाम करा है, जब तक मुझे लगता है कि ख़त्म ही नहीं होगा उनका नाम कभी, जब तक। वो तो है। अब मैं करेक्ट। एक बात बताता हूँ, हिटलर से भी मैं इंस्पायर होता हूँ। क्यों? हिटलर एक सिपाही था, सेना में एक सिपाही था। बाद में वो पूरी दुनिया को उसे लड़ने की ताकत करेक्ट। रखता था। तो उसके पीछे का रीजन क्या था? सेल्फ बिलीव, है ना। इंसान को इतना सेल्फ बिलीव नहीं रहता है कि भाई मैं 1 to 1 किसी से लड़ सकूं। करेक्ट। उसने आपको इस तरह से तैयार किया कि वो पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था। तो मैंने जहाँ तक सुना है, मैंने एग्जैक्टली मैं 100% श्योर नहीं हूँ, हिटलर ना प्रैक्टिस करता था अपनी स्पीच की, करेक्ट। कि कैसे लोगों को स्पीच दूं, कैसे हमारी, मेरे जो हैंड के ये होनी चाहिए, हैंड क्या कहते हैं, हैंड सिंबल जो होती है, हाँ हाँ। तो लोगों को अच्छा लगे, लोग मेरी बातों से को सुने और उसको माने। करेक्ट। तो उसकी वो प्रैक्टिस करता था, तो उसका वो बेनिफिट सबको मिला। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल, जैसे थॉमस एडिसन है, ये इन्होंने ये इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया है। उन्होंने आई थिंक 1000 टाइम्स 1000 टाइम्स उन्होंने ट्राई फेल किया हुआ, था। ट्राई हाँ, किया, करेक्ट। और हम 1-2 ट्राई में छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। क्यों? हम अपना सेल्फ बिलीव खो देते हैं 1-2 ट्राई के बाद। उन्होंने 1000 टाइम फेल होने के बाद भी उसे उन्होंने अपना सेल्फ बिलीव नहीं खोया, और उन्हें पता था कि ये चीज़ पॉसिबल है। और करेक्ट। और जब आपको पता हो ना कि ये चीज़ पॉसिबल है, फिर जब आपको नहीं, तो अगर आप फेल भी करते हो ना, आपको पता है कि फेल हुआ हूँ किस कमी के कारण, ना कि करेक्ट। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो सेल्फ बिलीव इतना रहना चाहिए। आप अगर किसी भी काम को, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी करना है, उस चीज़ को अगर आप दिल दिमाग सब कुछ में ऐसे खुद को रियलाइज करवा देते हो कि ये पॉसिबल है और ये मैं कर लूंगा, आप कर लोगे उसको। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ। आगे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यूपीएससी की जर्नी कैसी रही? क्या रूटीन रहता था? कैसे करते थे आप वहाँ पे? लोग किस टाइप के लोग मिले आपको? वहाँ मुझे ऐसे लोग मिले हैं कि मुझे ऐसा लगता था, जो मैंने ऑब्जर्व किया है वहाँ पे, कि मैक्सिमम लोग आईआईटी और एनआईटी के ही थे। मैक्सिमम। मैं आपसे, जो मेरे बगल में बैठता था वो भी आईआईटी बीएचयू का था। और आईआईटी के अच्छे अच्छे आईआईटी के लोग, आईआईटी कानपुर का जो एक इंसान था वो मेरे नीचे रहता था। तो और एनआईटी भी अच्छे अच्छे एनआईटी, मतलब एनआईटी सूरत का लोग गया, वारंगल हो गया, अच्छे अच्छे एनआईटी के बच्चे थे। प्राइवेट कॉलेज के भी लोग थे, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की मुझे लगता था कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो हाँ, टॉपर रहे हैं, टॉपर ऐसे ही है। लोग मुझे वहाँ दिखते थे। ओके। और रूटीन की जहाँ तक आपने बात करी, मैं 8 बजे से पढ़ता था मॉर्निंग, और मैं रात के 2 से 3 बजे तक पढ़ता था। ओ तेरी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ। जो है, एक होता है गधा मेहनत करता है, और एक होता है कि इंसान मेहनत करता है। तो मैं ऐसा नहीं था, मुझे पता था कि 2 घंटे से ज़्यादा इंसान का माइंड चलता ही नहीं है। नहीं चलता है। तो मैं 2 घंटा करता था, फिर उसके बाद ब्रेक ले लिया, फिर बाहर गया, दोस्तों से मिला, फिर उसके बाद फिर से आ गया, फिर खाना खाने चला गया। तो मेरा एक फिक्स समय होता था कि मुझे जो है 12:30 बजे खाना खाना है। तो मैं अपने गया, खाना खाया। 1 घंटे का मैं मैप भी लेता था,
1 घंटे अपना मैप लिया, सो गया और फिक्स समय पे उठा और फिर से अपना लाइब्रेरी, मैं एक्चुअली रूम में नहीं पढ़ता था, मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था वहाँ पे। एंड लाइब्रेरी इन्वायरमेंट में के लिए, इन्वायरमेंट के के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूम में आपकी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती है। जब लाइब्रेरी में आप लोगों को देखते हो कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर मोटिवेशन आता है कि यार ये इंसान भी सुबह आया है, रात तक पढ़ रहा है, वाई आई एम नॉट एबल टू डू दिस। एंड दूसरी चीज़ क्या होता है कि हम, जैसे मेरे बगल में भैया बैठते थे, कन्हैया भैया, तो कन्हैया भैया अभी बेसिकली ऑफिसर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में राजस्थान में। तो वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे ईएससी में, और उन्होंने 2 से 3 बार वो इंटरव्यू में भी गए, लेकिन उनका हुआ नहीं। ओके। बट उन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट में ही वो काम कर रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में। तो उनसे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मैं हमेशा देखता था, और एक्चुअली उनकी कैटेगरी भी थी SC ST, और मैं तो जनरल में आता था, लेकिन उनके मॉक टेस्ट में उनके नंबर ज़्यादा अच्छे आते थे मुझसे। वो अच्छा। NIT श्रीनगर से पढ़े थे और 2016 बैच के पास आउट थे। लेकिन जो मैंने चीज़ एक जो महसूस करी है, जितने भी लोग थे, जबकि वो मुझसे 2 साल पहले से काम पढ़ाई कर रहे थे, और कुछ मॉक टेस्ट में तो मेरे भी उनसे अच्छे नंबर आ जाते थे। मैंने जितने लोग वहाँ से मिला हूँ, जितने भी सिंसियर लोग थे, उनके मुँह से आज तक मैंने एक चीज़ नेगेटिव वर्ड नहीं सुना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे वर्ड मैं सुनता ही नहीं था। वहाँ से लोग ये बात करते थे कि इम्प्रूव कैसे करें, ये एग्ज़ाम आ रहा है, इस एग्ज़ाम के लिए क्या प्रैक्टिस करें, यूपीएससी में कैसे एड अप हो सकता है, मॉक मॉक टेस्ट में अगर परफॉर्म नहीं कर पाएँ, उसके नंबर कैसे इम्प्रूव करें। सिर्फ इम्प्रूवमेंट की बात होती थी वहाँ पे, सिर्फ इम्प्रूवमेंट की। इंसान रिजल्ट की बात नहीं करता था कि मैं अगर ये बन गया तो मैं क्या करूँगा, दिस इज़ द सेकेंडरी थिंग। पहले था कि इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, और इस इम्प्रूवमेंट से मैं कैसे एक रिजल्ट अचीव कर सकता हूँ, सिर्फ इसकी बात होती थी। तो ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ ये आपकी लाइफ लर्निंग्स रही होगी डेफिनेटली। जब आप प्रिपेयर कर रहे थे यूपीएससी के लिए, राइट? और काफ़ी अच्छी माइंडसेट है ये कि आप नेगेटिव चीज़ें सोच ही नहीं रहे हो, केवल पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे हो कि आप करेक्ट। रिजल्ट के बारे में ना सोचते हुए आपकी जो प्रोसेस है हम्म। उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, राइट? और करेक्ट। खुद को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो हम्म। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। कितने साल के लिए आपने किया था? हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ। तो जो मैंने आपको बताया कि 2019 मेरा गेट क्लियर हुआ। मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, उसका नाम था रैंक इम्प्रूवमेंट बैच। मैंने मेड इजी का ज्वाइन किया, लेकिन रैंक ज़्यादा जो है मेरी इम्प्रूव, मतलब गेट तो क्लियर हो गया, ये तो अच्छा था कि एक्चुअली मेरा गेट क्लियर हो गया। और उसके लिए क्या होता है कि अगर मैं एमटेक भी करता तो मुझे 12,500 रुपये स्टाइफंड मिलता, बट मैंने किया नहीं, ओके। क्योंकि मेरा था कि एसी के लिए जो है फिर से एक ट्राई और दिया जाए। तो बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं फिर से एक ट्राई मारता हूँ और पूरा साल पड़ा हुआ है, और कंसिस्टेंसी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 साल से तैयारी कर रहा था, मैंने थर्ड ईयर में ही कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। तो आई डोंट नो कि मैंने सही किया गलत किया, मैंने फिर से एक मेडिजी का बैच ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो उन्होंने ज़्यादा पैसे नहीं लिए थे, हाँ। चार्ज नहीं किए थे, बट एक रेगुलर बैच मैंने ज्वाइन कर लिया, हम्म। जो मैं कुछ सब्जेक्ट में जाता भी नहीं था, क्योंकि सब्जेक्ट की ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी थी, तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया रेगुलर फ्लो के लिए, और मेरा चलता रहा। बट जब गेट मैंने 2020 दिया, तो फिर से मेरी रैंक इंप्रूव नहीं हुई, 8000 अप्रॉक्स मेरी रैंक आई, जो मुझे उम्मीद नहीं थी। तो उसके बाद से मुझे लगा कि यार मतलब क्या हो रहा है, और यूपीएससी फिर से मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ, ओह। एंड दिस इज द थर्ड अटेम्प्ट ऑफ माइन, एंड आई वाज नॉट एबल टू क्लियर इन यूपीएससी प्रीलिम्स आल्सो। ओके। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको क्या लगा था कि मतलब क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है? क्लियर इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि यूपीएससी की जो सीट थी, उसमें मेजर चंक होता था रेलवेज का। नहीं समझा। रेलवेज में जो डीआरएम बनते हैं, हम्म। वो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस से ही बनते हैं। ओके। गवर्नमेंट ने क्या किया था 2019 2020 में, वो सीट्स हटा दी। ओके। उन्होंने बोला कि जो डीआरएम है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम से नहीं बनेगा, और सीट्स जो है वो 80% कम होके 20% रह गई। ओह। तो इसका मतलब ये है कि आप 40 सीट्स के लिए पढ़ाई करते हो पूरे साल, और 40 सीट्स भी जनरल की नहीं है, सब डिवाइड करने के बाद 40 सीट्स बचती है, ओके। जिसमें जनरल, ओबीसी, SC ST, पीडब्ल्यूडी सब लोग आ जाते हैं। ओके। तो तो ये एक सबसे बड़ा था कि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और मेरे साथ तो ऐसा हो चुका था कि मेरा जीएस काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था, क्योंकि बार बार इंसान पढ़ता है, हाँ हाँ और हाँ। मेरे पास पिछले साल के मॉक पेपर भी बेसिकली हो गए थे, तो मैक्सिमम पोर्शंस क्वेश्चंस वहीं से आते थे। बट वही है कि जब कंपटीशन ज़्यादा है, और मेरी अंडर 100 भी काफ़ी बार रैंक आई, और पूरे मेडिजी के जितने सेंटर हैं सब में बेसिकली एग्जाम होता था, और जो रिजल्ट भी आता है वो कुमुलेटिव रिजल्ट आता है, मतलब पूरे इंडिया से, तो आप अपने आप परफॉर्मेंस जान सकते हो। बट फाइनल एग्जाम में नहीं होता था, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कभी कभी ये भी होता है कि लाइफ को हमसे कुछ और चाहिए होता है। मे भी। ठीक है। डेफिनेटली। तो ये है। तो आप रुके कब?
तो रुका ऐसा कि 2020 में जो है जब कोविड हो गया, मैं तो तैयारी कर ही रहा था और फिर से मैंने सोचा कि जो है वो एक ऐसी खाई है यूपीएससी की, जो एक बार घुस गया उसमें वो निकल नहीं सकता। ओके, या तो वो बन के निकलेगा या बर्बाद होके निकलेगा, ऐसा भी है। ऐसा भी है। ओके। मैं ऐसे भी लोग देख चुका हूँ जो हाँ, 8-8 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं और उन्हें इस साल भी लगता है कि उनका हो जाएगा, बट दे आर गिविंग फॉल्स होप टू देमसेल्फ। वो फॉल्स यूपीएससी होप क्यों? क्योंकि वो उनको उनका नहीं होगा। ऐसा क्यों है आप बोल मैं रहे हो? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा ही पड़े आते हो ना, और आपको पता है कि क्योंकि हर इंसान अलग चीज के लिए बना हुआ है, हम्म। अगर आपका 8 साल में नहीं हुआ तो इस साल कैसे हो सकता है? आपने उसके लिए क्या चेंजेस किए हैं? तो आपको क्या लगता है कितने साल देना चाहिए यूपीएससी या ऐसे एग्जाम्स के लिए, ग्रेड ए जॉब के एग्जाम्स के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि आपको, ऐसा मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ हाँ क्योंकि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम 4 साल आप दे दो, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। और दो वो से भी चार साल दो आई से थिंक, चार दो साल से वो भी चार आप साल तब दो जब आपका प्रीलिम्स निकल रहा है। हाँ एग्जैक्टली, जब प्रीलिम्स आपको निकल लगता रहा है कि है, आप निकाल सकते हो तब हाँ, 2 से 4 आप साल। मेन में अटक गए, चलिए मेंस निकल गया, इंटरव्यू में अटक गए, तो अब आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो आप उस चीज के लिए नहीं बने हो, आप उसको छोड़ दो। हाँ लेकिन डेफिनेटली एग्जाम्पल्स ऐसे बहुत सारे होते हैं कि जिनका 3 बार में भी नहीं हुआ, चौथे बार में उनके रैंक आ गए। हाँ, वो मतलब एक्सेप्शन वो हो जाते हैं, एक्सेप्शंस होते लेकिन हाँ, हैं। अगर आपको 4 साल से ज्यादा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको करियर स्विच करने में बहुत ज्यादा बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। डिफिकल्टी होती है, ये रियलिटी है। हाँ। तो 2020 में जो है जब रिजल्ट आया गेट का और आई वाज अबाउट 8,000 अप्रॉक्स मेरी रैंक आई थी। तो फिर से वो एक मतलब वो था कि अब क्या किया जाए। सो मेरे अब पूरा साल पड़ा था और फिर वही चीज़ रिवीजन करना था, तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि एक काम करो, एसएससी का एग्ज़ाम होता है, टेक्निकल वाला एसएससी, हम्म। तो आप उसका कर लो एक बार, तो उसमें आपके चांसेस बड़े आते हैं क्योंकि उसका सिलेबस यूपीएससी से हल्का होता हल्का है। होता है। तो मैं वही तैयारी करने लगा यूपीएससी, वो एसएससी की मैंने एक बुक ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है तो उसके लिए पूरे क्वेश्चन जो है करने लगा। बट फिर क्या हुआ कि उसका भी मतलब एग्जाम होने वाला था, उससे पहले आ गया कोविड। ओके। तो जब कोविड आ गया, एग्जाम का पता नहीं था, तो फिर डेफिनेटली जो रिदम चलती थी और लाइब्रेरी सब बंद हो गई, तो आई डोंट नो, फिर मेरा रिदम वहाँ से थोड़ा टूटा। मैं तो पढ़ ही रहा था, ऐसा नहीं है, मेरे जो हॉस्टल में और भी बच्चे थे, अच्छे अच्छे कॉलेज से थे, तो उनको देख देख के हम लोग इवनिंग में मिलते भी थे टेरिस पे, और दिन भर हम लोग पढ़ाई करते थे, तो पूछते थे कि आज आपने क्या पढ़ा, क्या इम्प्रूव किया, और कैसा अब स्ट्रेटेजी बनानी है आगे की, तो हम लोग ऐसा करते रहते थे। बट उसके बाद क्या हुआ कि मैं ऐसे ही एक इंटरव्यू दिया बायजूस का, ओके। ऐसे ही करने के लिए, और मेरा सिलेक्शन हो गया बायजूस में। तो बायजूस उस समय बीडीए होते थे, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, तो ओके। 7+3 10 LPA का मेरा पैकेज हो गया था। तो फिर उसकी मेरी ज्वाइनिंग, वो तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, तो मुझे करना नहीं था, लेकिन मैंने कहा वैसे भी कुछ हो तो रहा नहीं है, तो मैंने ऑनलाइन उसको ज्वाइन कर लिया। ओके। एंड फिर मैं अपने घर चला गया क्योंकि सब चीज़ें बंद हो गई थी, और फिर हॉस्टल में भी उन्होंने बोला कि खाना नहीं मिल पाएगा, तो मैं अपने घर चला गया। आपकी जॉब प्रोफाइल क्या थी वहाँ पे? आई मीन की सॉरी, सेल्स की, टास्क सेल्स की थी। सेल्स और आपकी क्या टास्क होती थी? टास्क, कोल्ड कॉलिंग करना। जैसे जो भी बच्चे होते हैं जिन्होंने बायजूस का एप्लीकेशन बेसिकली इंस्टॉल किया है, या इंक्वायरी रेज करी है, तो उनको कॉल करना, उनको बताना कि आपने इतना यूसेज किया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कोर्स बाय कर सकते हो, यही ओके। उनकी प्रोफाइल होती थी। ओके। ओके। और उसके बाद आपने बायजूस के बाद? हाँ, तो मैंने 2 महीने बायजूस किया, एंड फिर जो है उसमें मैंने सेल करी भी है, बेसिकली बायजूस में मैंने सेल करी है, लेकिन फिर मुझे वो जॉब पसंद नहीं आया और मुझे करना भी नहीं था, बिकॉज उसमें जो चीज़ें बताते थे वो मैं अपनी मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है नहीं, क्योंकि सेल्स में थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है, दिस इज़ द रियलिटी, अदरवाइज लोग नहीं लेंगे। अपनी कमियों को छुपा के, अपने प्रोडक्ट की कमियों को छुपा के उसमें ऐसी चीज़ भी बतानी है जो हो सकता है कि उनके उसमें फिट फिट भी ना हो बच्चे के, हम्म। बट वी हैव टू सेल देम बिकॉज वी हैव अ प्रेशर। एंड उसमें भी मॉर्निंग 9 से लेके नाइट 9 ऐसे काम होता था, बट ओके। 2 मंथ में मैंने छोड़ दिया। तो मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, 2 महीने कर लेते हैं, तो एक्चुअली मेरे पास कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो दैट मनी आई विल यूटिलाइज टू माई प्रिपरेशन। ओके। तो ये किया था, तो लेकिन आपने फिर से सोचा था, फिर से आप गवर्नमेंट के लिए डेफिनेटली करोगे, फिर आपने किया? नहीं। फिर क्या हुआ कि जब कोविड लग गया 2020 में, एंड जब कोविड हो गया, मैंने बायजूस ज्वाइन किया, 2 महीने छोड़ दिया, फिर मुझे लगा कि कोविड खुल जाएगा, मैं पढ़ाई करने लगा, कोविड खुला नहीं। फिर से उनका एक आया कि ठीक है, आप ज्वाइन करना चाहो तो एक इंटरव्यू फिर से मेरे पास आया कि उनकी एक प्रोफाइल होती है प्री सेल्स एसोसिएट।
तो उन्होंने कहा कि आप इसमें एक बार ट्राई कर सकते हो, इसमें वैसा नहीं रहता, जो इंक्वायरी रेज करते हैं जो इंटरेस्टेड ही होते हैं वही इसमें आते हैं। आप उनको समझाना कि जो जो कोर्सेज होते हैं जो MBBS करने के लिए, नीट हो गया, JEE हो गया, आप इसके बारे में समझाना, अगर उनको पसंद आया तो वो लोग अप्रोच कर लेंगे अच्छा। बिफोर द सेल्स, दैट इन्होंने प्री सेल्स प्रोफाइल। तो मैंने ज्वाइन किया, बट उसमें भी वही था, तो आई लेफ्ट इन 22 डेज। अच्छा। तो मैंने छोड़ दिया, फिर से मैं अपना पढ़ाई करने लगा। फिर मैं सोचा कि दिल्ली चले जाता हूँ, फिर से पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि यूपीएससी एक खाई है, हाँ। आप उससे निकल नहीं सकते जल्दी, और आपको बाहर का भी कुछ नज़र नहीं आएगा। ओके। फिर आप निकले कैसे वहाँ से? तो 2021 आया, फिर जब दोबारा कोविड लग गया, पहले तो कोविड लगा ही था, फिर जब दोबारा कोविड लग गया तो, और मैं, हाँ, तो बायजूस जब मैं ज्वाइन किया तो उससे आपको पता होगा 2021 में बहुत जॉब्स निकली। हाँ। तो मेरा मतलब 4-5 मैंने सेल्स की जो प्रोफाइल है उसमें मुझे नौकरी से ऐसे ही आ जाते थे कॉल, मैं तो अपडेट भी नहीं करता था, मुझे आ जाते थे, लिंक्डइन से आ जाते थे कॉल, एंड आई वाज क्लियरिंग इंटरव्यू इन फर्स्ट राउंड ओनली। फर्स्ट टाइम में मेरा क्लियर हो जाता था, एंड दे आर सेंडिंग मी ऑफर लेटर, दे आर टेलिंग वी आर गिविंग यू लाइक 50% हाई, 60% हाई एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस सैलरी, विल यू विलिंग टू ज्वाइन। तो मैं ज्वाइन नहीं करता था, क्योंकि मुझे सेल्स में करियर बनाना ही नहीं था। अच्छा। लेकिन जब फिर से कोविड लग गया तो फिर से मैंने बायजूस में कर लिया, फिर से मैंने लिंक्डइन पे आया, मैंने उसमें भर के भेज दिया, फिर इंटरव्यू हुआ, एंड आई क्लियर द इंटरव्यू, अगेन आई ज्वाइंड ना सेल्स, प्री सेल्स, सॉरी, सेल्स ऑपरेशन एसोसिएट, दैट इज द अच्छा। थर्ड प्रोफाइल ऑफ माइन। हाँ, हाँ, वो ओके। हमेशा वो पूछते थे कि पहले आपने क्यों छोड़ा था, तो मैं एक स्टोरी बना देता था कि ये स्टोरी की वजह से मैंने छोड़ दिया, और फिर मैंने 3 महीने किया, एंड वही है, फिर जो है मेरे पास मेजर संक 1 लाख रुपीज़ के आसपास इकट्ठा हो गया, क्योंकि कुछ खर्चा होता नहीं था, हम लोग घर पे थे, और मैंने कहा कि चलो इतना पैसा काफ़ी है, अगर मैं प्रिपरेशन करता भी हूँ तो वो हो जाएगा। लेकिन वही है, फिर से गेट दिया, रैंक इम्प्रूव हुई नहीं, फिर वही 8000 के अप्रॉक्स फिर से रैंक आई, और यूपीएससी भी क्लियर हुआ नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो मेरा स्कोर कार्ड है उससे मैं आईटीज़ में भी गया हूँ, कोविड स्टार्ट होने से पहले मैं आईटी कानपुर में गया, 2 दिन रह के आया वहाँ पे, किस लिए? एमटेक प्लस पीएचडी के लिए। मुझे वहाँ से आया था, ऑल ओवर द कंट्री उन्होंने कुछ 93 स्टूडेंट्स को बुलाया था, मैं वहाँ गया हूँ। और फिर जब मेरा ये सेकंड बार 2020 गेट स्कोर कार्ड आया, तो मैं उस आईआईटी गांधीनगर, इन सब के इंटरव्यूज ऑनलाइन हुए थे, आईआईटी गांधीनगर हो गया, आईआईटी मंडी हो गया, एंड ऐसे 2-3 आईआईटीज़ थे, उसमें हो गया। फिर मैंने एनआईटीज़ में मेरा हो गया था, मुझे वीएलएसआई चाहिए थी, तो बट मुझे कॉलेज अच्छा नहीं मिला, एनआईटी मेघालय मिला अच्छा। वीएलएसआई के लिए, बट वीएलएसआई बहुत डिमांडिंग ब्रांच है। हम्म। फिर मेरे पास पैसा तो आ गया था, फिर मैंने सीडेक का फॉर्म भरा, मेरी ऑल इंडिया रैंक 167 रैंक आई मेरी सीडेक, और मुझे सीडेक पुणे मिल रहा था, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है, आपको अगर हो जाता है तो उसमें पैकेज जो हाँ, है सीटेक, 8 से, सीटेक के लिए सीटेक पुणे सबसे बेस्ट है। करेक्ट। मैंने भी ये सुना है। तो लोगों ने मुझे बताया, और एम्बेडेड के लिए हुआ था तो 8 से 10 लाख मिनिमम पैकेज वहाँ का होता ही है। मैंने भी एम्बेडेड पे ट्रेनिंग किया हुआ, लेकिन मैंने सीटेक मोहाली में किया हुआ है, ओके और मैंने 1.5 महीने की करी हुई है ओके ओके एम्बेडेड सिस्टम पे ही। ओके ओके। हाँ, वो मैं था जब मैं कॉलेज में था, तो हम्म। थर्ड ईयर के बाद ट्रेनिंग पे जाना होता है, तब मैं हम्म। गया था। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो सीटेक के बाद आपने क्या करा? हाँ, तो उसी दौरान क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, एमटेक किया जाए। एमटेक में भी मैंने सीनियर से बात करी, तो उन्होंने बोला कि जो है ना, फिर से यहाँ पढ़ाई हो नहीं रही है, आपको ऑनलाइन ही पढ़ना होगा। और मैं एक तरीके से ऊब चुका था पढ़ते पढ़ते, मुझे कुछ चेंज चाहिए था, तो मुझे लगता था कि कुछ चेंज होना चाहिए, अब 3 साल हो गए हैं, और कोविड के दौरान आप जानते हैं कि इंसान एक फ्रस्ट्रेट हो हाँ, गया था। हाँ, हाँ। मतलब फ्रस्ट्रेट में आज तक कभी हुआ नहीं, लेकिन मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं, मतलब लाइफ में कुछ दिख नहीं रहा था। फिर मैंने आईटी कंपनीज जितनी भी हैं उनमें सब में अप्लाई अप्लाई करना करना स्टार्ट शुरू किया। किया। तो बाय लक एचसीएल से मुझे कॉल आ गया, और एचसीएल से मुझे कॉल आया, मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा हो भी गया, ओके। बट मुझे एचसीएल ज्वाइन करना नहीं था। सो मैंने उनसे बोला, उनके पास कॉल आया, उन्होंने बोला कि आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या हम रखें। तो मैंने कहा कि माई हेल्थ इज़ नॉट गुड, सो प्लीज़ गिव मी 1 मंथ एक्सटेंशन। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब 1 मंथ एक्सटेंशन दिया, फिर मैंने अपने घर पे बात किया, तो उन्होंने, मैंने कहा कि एमटेक, एंड आई सबमिटेड 35,000 ऑल्सो फॉर एमटेक। अच्छा। हाँ, तो 35,000 मैंने सबमिट कर दिया, बट जब वो एमटेक में मैंने कहा कि नहीं चाहिए, तो हम लोग वापस भी कर सकते हैं, जो एमटेक के लिए हम लोग एक्चुअली अपग्रेड करते हैं, जैसे काउंसलिंग होती है उसमें अपग्रेड करते हैं, एंड अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो वो 3,000 माइनस करके आपको पैसे मिल जाते हैं। ओके। फिर जब मैंने सीनियर से पूछा, कुछ लोगों से पूछा, तो उन्होंने बोला यार सीडेक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सीडेक पुणे आपको मिला है, उससे में आपने पढ़ाई करी, आपका गेट का नॉलेज पूरा यूज हो जाएगा, एंड दे विल गिव यू 8 to 10 लाख रुपये मिनिमम।
बट मेरा ये था कि मुझे प्राइवेट नौकरी करनी नहीं था। फिर मैंने HCL का थोड़ा सर्च किया कि HCL में काम कैसे होता है, तो लोगों ने बताया कि तो गवर्नमेंट जॉब जैसी है, इसमें ज़्यादा कुछ काम होता नहीं ओके। है। एंड इफ़ यू ज्वाइन यू कैन प्रिपेयर ऑल्सो। ऐसा मैंने क्योरा पे रिसर्च की, ओके। तो मुझे पता लगा कि भले उसमें सैलरी कम है HCL में, बट आपको टाइम मिल जाएगा करने का। अच्छा। तो ये मैंने सोच के ही HCL ज्वाइन किया था, नहीं तो मैं सीडेक ज्वाइन करता या कि एमटेक करता। गवर्नमेंट टाइप कंपनी हाँ है और डेफिनेट। आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना था, तो हाँ आपने। तो वो ज्वाइन किया, बट जैसे मैंने HCL ज्वाइन किया और जब ट्रेनिंग होने लगे उनकी मॉर्निंग 9 से 6 o'clock तक, और फिर मुझे पता चला कि यार अगर ट्रेनिंग में नहीं परफॉर्म किया तो ये लोग ऐसे निकाल देंगे। ये मुझे पहले नहीं पता आपको था। दोबारा फिर से पढ़ना पड़ गया। एंड चीज़ ये थी कि फिर जो यहाँ आया उन्होंने फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ाया, अच्छा। जावा, HTML CSS, जावा स्क्रिप्ट, जो मुझे कुछ नहीं आता था ओके। और मेरे लिए बिल्कुल नया था। जो आज तक मैंने पढ़ा उसका तो कहीं यूज़ ही नहीं होना था, यूज नहीं हुआ। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस ओके, हुई। आपको लगता है कि जो आपने आईटी में आने से पहले जो भी आपने पढ़ाई की हम्म थी, हम्म या जो भी आपकी जर्नी रही है, जो भी हम्म यूपीएससी में आपने इतनी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, हम्म। उसका बेनिफिट हुआ है आपकी लाइफ में? उसने वैल्यू ऐड करी है आपकी लाइफ में? डेफिनेटली। कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट तो कंसिस्टेंसी सिखाई, कि अगर आप किसी भी फील्ड में डिसिप्लिन्ड हैं, कंसिस्टेंसी है, तो आप डेफिनेटली उस फील्ड में एक्सेल कर सकते हो, उस फील्ड में आगे जा सकते हो। एंड मैं आपको खुद बताता हूँ कि जब स्टार्टिंग में जब मैं HCL में स्टार्ट किया, ट्रेनिंग के बाद जब लैपटॉप आया, तो मुझे लैपटॉप यूज़ करना ही नहीं आता था अच्छे से, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप, कॉलेज में तो मेरे पास लैपटॉप था ही नहीं, मैं डेस्कटॉप यूज़ करता था और वो भी सिर्फ फेसबुक चलाने के लिए। एंड फिर जब मेरा हो गया, जब लैपटॉप ये आया, और वो लैपटॉप मैं मॉक टेस्ट के लिए यूज़ करता था, जब कॉलेज के बाद मैं दिल्ली चला गया तो वहाँ लिया था। यहाँ लैपटॉप आया तो यूज़ ही करना नहीं आता था, बस कंट्रोल सी कंट्रोल वी, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि कोई टेक्स्ट लिखा है तो कंट्रोल जेड से वो वापस चला जा वो। सकता है अगर मिस्टेक हुई तो। अच्छा। तो मेरा ऐसा था, बट मैं करता गया, सीखता गया, और मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा स्टार्टिंग में जब HCL में मुझे प्रोजेक्ट मिला डॉश बैंक में, तो जब मेरे सीनियर्स थे वो मुझे गाइड कर रहे थे कि कैसे कैसे टर्मेक पे जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, परमिशन, हम लोग इक्लिप्स यूज़ करते थे जावा प्रोग्राम लिखने के लिए। एंड सब चीज़ मेरे लिए नई थी कि यार ये कैसे हो गया, और वो मुझे समझाते थे तो मुझे समझ में भी नहीं आता था। ये होता है स्टार्टिंग में जब आप किसी नई चीज़ में जाते हो तो। अब एक सीनियर मुझे अभी भी याद है, वो कहता है कि तुम IT में आ कैसे गए। तो ऐसा भी मैंने फेस देखा है, बट हम लोग सीखते गए, करते गए, और अब कैसा आज चल रहा है आईटी में? अब तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब आप प्रॉपर प्रोफेशनल आईटी अब इंजीनियर बन चुके प्रोफेशनल हैं। IT इंजीनियर हूँ, बट अभी भी मैं, जब फ्रेशर हमारी टीम में इंट्रोड्यूस होता है, हाँ। तो और जब वो नहीं बता पाते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि यही सिचुएशन मेरी भी थी, तो अच्छा। मैं गाइड करता हूँ। आपको सेल्फ डाउट आया था यूपीएससी की प्रिपरेशन करते टाइम? सेल्फ डाउट आना तो कॉमन है, बिकॉज कभी आप एक एग्ज़ाम के लिए इतने साल आपने लगा दिए, ठीक है। और हाँ, मैं जब UPSC तैयारी करने लगा तो मैंने अपना नंबर चेंज कर दिया। कॉलेज में मेरे जितने दोस्त थे, वो मैंने जब अपना नंबर ही चेंज कर दिया तो उन सबके कांटेक्ट मेरे पास चले गए। आज भी मैं सिर्फ कॉलेज से 5% लोगों से ही मेरा इंटरेक्शन होता है, 95% लोगों से आज भी इंटरेक्शन है ही नहीं, जबकि हम लोग का कॉलेज का ग्रुप भी बना हुआ है, लेकिन सब अच्छा। अपनी लाइफ में जो है बिजी हाँ, हो गए। यही होता है, आप मुश्किल से 4-5 लोग रहते हैं जिन जिससे लोगों के आप साथ हम लोग बैठ के लंच करते थे, आज उनसे ही बात होती है और उनसे ही हर चीज़ होती है, डिस्कशन भी, और सब ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो बढ़िया सिंसियर बात। थे कॉलेज में, सब एक अच्छी जगह पे हैं। हाँ, सेल्फ डाउट का आपने जैसे पूछा, तो डेफ़िनिटली जब आपको लगता है कि यार आप अच्छा कॉलेज में करते थे और आप उस फ़ील्ड में अच्छे थे और उसी फ़ील्ड में आप कुछ कर नहीं पा रहे। आप एक बार फ़ेल हुए, दूसरी बार हुए, तीसरी बार हुए, चौथी बार हुए, तो डेफ़िनिटली हो सकता है कि आप उस फ़ील्ड के लिए नहीं बने हो, या लाइफ़ आपसे कुछ और चाहती हो। तो ये होना तो डेफ़िनिटली तो लाज़मी है। ये थॉट्स आते थे कि आप इस चीज़ के लिए हो सकता है नहीं बने हो, या किसी और फील्ड के लिए किसी बने और हो? फ़ील्ड के लिए बना हूँ। पेरेंट्स प्रेशर आया था कभी कि क्यों नहीं हो नहीं, रहा है? पेरेंट्स का तो कभी प्रेशर नहीं आया। एक चीज़ थी कि जो है, मतलब पेरेंट्स तो हमेशा कहते थे कि तुम मेहनती हो, और वो लोग कहते थे कि जब तक तुम्हें तैयारी करना हो तुम करो, अगर इसमें नहीं हुआ तो किसी और एग्ज़ाम में हो जाएगा। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी होते रहते थे, हम लोग जाते रहते थे उस एग्ज़ाम देने। मैं इंडिया में बहुत सारा स्टेट तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने में ही बिता दिए। घूम चुके हैं। अभी आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? अभी मैं IT में आ गया हूँ, तो यहाँ मैंने काफ़ी लर्न किया है HCL में आके। बिफोर कमिंग टू IT मुझे लगता था कि इसमें क्या ही फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि हम लोग सुनते थे, मेरे फादर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो वो लोग भी यही बोलते थे कि IT में क्या ही फ्यूचर है, एक प्राइवेट जॉब एम्प्लॉय की क्या ही वैल्यू होती है।
बट आफ्टर कमिंग टू आईटी मैंने देखा, जब मैं बैंगलोर आया मैंने देखा कि आईटी एम्प्लॉय नहीं करोड़ों के फ्लैट लेके रखे हुए हैं, एंड उनकी अलग लाइफ है, एक अलग लाइफ स्टाइल है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कभी मैच नहीं कर सकता है। मैं ये बता रहा हूँ, हम्म अभी जो किसी भी आप सिटी में चले जाओ, सबसे अच्छी लाइफ स्टाइल जो है ना, आईटी एम्प्लॉयज़ आईटी की, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज़ की है। की है। स्टार्टिंग में आईटी एम्प्लॉय में स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्ट्रगल है, बट आफ्टर सर्टेन ईयर एक सही हो जाता है, लाइफ स्टाइल उसकी डेफिनेटली। अच्छी हो जाती है। आप देखो, अगर बेंगलोर जैसी शहर सबसे हम्म ज़्यादा ग्रोथ क्यों किया है, हम्म क्योंकि सबसे ज़्यादा आईटी यहीं पे है। हम्म आईटी के लोग यहीं पे, या कोई भी शहर बेंगलोर को हम्म छोड़ के अगर आप पुणे देखो, सबसे ज़्यादा ग्रोथ ही आईटी आईटी। में हुआ है। करेक्ट। आप दिल्ली एनसीआर में देख लो, गुड़गांव देख लो, नोएडा देख लो, तो आईटी एम्प्लॉय एक वैल्यू ऐड कर ही रहा है और उनकी लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छी है, तो सही है। तो फ्यूचर गोल्स क्या है आपके? हाँ, फ्यूचर गोल्स ये है कि मैं जिस फील्ड में हूँ मुझे इस फील्ड में ही आगे बढ़ना है। और जैसे कि मैं जब मैं एचसीएल आया और जब मैं बैंगलोर आया तो मैंने देखा कि मैं डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता था, तो यहाँ एचसीएल फाउंडेशन का जो है काफ़ी अच्छा काम होता है एचसीएल बैंगलोर में। और मैं फाउंडेशन के साथ जुड़ा। स्टार्टिंग में मैं सैटरडे मेरा फिक्स था कि जाना ही है फाउंडेशन की एक्टिविटी। अलग अलग जो है ना एरियाज में लोग काम करते हैं उसमें गया, मैंने सीखा कैसे काम होते हैं, हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। एंड एचसीएल फाउंडेशन जो है वो क्या है, एनजीओ एनजीओ के साथ टाइप करती है। कोलैबोरेट करती है। डिफरेंट डिफरेंट एनजीओ जो हम्म होती है, जो एनिमल्स को हेल्प करती है, या चाइल्ड लेबर के डेफिनेटली। के लिए कुछ काम करती है, या हम्म इन्वायरमेंट के लिए काम करती है। तो ये चीज़ काम करती है। मैं भी 2-3 बार गया हूँ, मतलब, हम्म और रिटायर्ड आर्मी हम के लोग लिए कुछ काम आर्मी करती है। हाँ, एक्टिविटी में ही मिले थे हम मिले लोग। थे, वहीं पे मिले थे, तो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है और ये। सबसे अच्छी बात है कि वहां जाने से ही मेरी बहुत से लोगों से पहचान हुई। हाँ वैसे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आईटी में मुझे ऐसा लगता है कि 80% लोग बाय नेचर अच्छे नहीं हैं। आई डोंट नो आप इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। आईटी में। आईटी में, मैं अपनी फील्ड का ही बता रहा हूँ, मैं अच्छा। ये रियलिटी बता रहा हूँ, 80% लोग अच्छे नहीं हैं यहाँ पे। मतलब लोग सिर्फ अपना बेनिफिट चाहते हैं, लोग सेल्फिश हैं। और यहाँ भी ऐसा ही है कि लोग आपको कुचल के आगे बढ़ना चाहते हैं। लोग अपने लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिक्स, दिस आर वेरी थिंग्स इन यू कैन फाइंड इन आईटी। तो ये जो आपने बताया ना, लोग कुचल के आपको आगे बढ़ना चाहते हैं, ये हर एक फील्ड में है। और हर एक फील्ड में आप कहीं पे भी चले जाओ हम्म आप। और दूसरी बात आपने कही कि यहाँ पे लोग अपने लोगों को फेवरेटिज्म। फेवरेट, तो वो भी हर एक जगह पे होती है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देख लो, हम्म है ना, वो भी अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। हम्म तो ये मुझे लगता है कि कॉमन है, पॉलिटिक्स कॉमन है। तो इन चीज़ों से हमें लड़ना ही पड़ेगा। हम्म मतलब, अगर आपको सोसाइटी में रहना है, तो आप कोई भी आगे बढ़ रहा है ना, तो हम्म इन चीज़ों से होके ही गुजरना पड़ेगा। रास्ता कभी स्मूथ नहीं होगा कि भाई आपको कोई ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। बस आपको खुद को प्रिपेयर करना है हम्म इस तरीके से, ताकि अगर आपको इस टाइप के लोग मिले तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो, करेक्ट। और बिना खुद को चेंज किए हुए आप खुद को उनके जैसा ना बना के, आप खुद में खुद रह के, फिर जब आप उनको डील करते हो, वो आपको सीखना पड़ेगा, फिर आपको आगे करेक्ट। बढ़ना पड़ेगा। तो ये है कि जब मैं स्टार्टिंग में आया बैंगलोर, तो मुझे टेक के 2 अवार्ड भी मिले हैं स्टार्टिंग में। एक एक्सलेंट परफॉर्मर का अवार्ड मिला और एक हैकाथॉन हुआ था स्टार्टिंग में फ्रेशर्स में, तो उसमें भी हमारी टीम जीती थी। अच्छा। तो 2 अवार्ड मुझे स्टार्टिंग में मिले। मतलब एचसीएल के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे, और एक जनरल मैनेजर है उनके हैंड से मिला। तो ये था कि मेहनत तो था ही, और यहाँ पे भी उतनी मेहनत, अगर उसका आधा भी कर लिया तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स मिले। फिर फाउंडेशन के साथ जुड़ा तो मुझे लगा कि जो मैं करना चाह रहा था वहाँ पे, वो मैं यहीं आके कर रहा हूँ। हाँ, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। डेफिनेटली, एंड इट गिव मी लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन। फिर मैं स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटी लीड भी करने लगा। एंड यहाँ से भी मुझे आपको बताते हुए मतलब मुझे खुशी हो रही है कि मुझे जो है अचीवमेंट का अवार्ड में मिला है, जो पिछले साल बहुत आपने अच्छी बात देखा है। होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अचीवर्स लीग अवार्ड जो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है एचसीएल से, हम्म। तो वो भी मुझे मिला बैंगलोर से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हो रही हैं सोसाइटीज़ में, और उसका बेनिफिट मुझे अपनी लाइफ में भी देखने के लिए मिला है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपसे मैंने मिला, 2-3 मीटिंग हुई थी, हम्म मैं आपके बारे में मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, सही है। आपकी एक जर्नी है जिसमें कि आपको भगवान पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि हम्म उनके पास आपके लिए कुछ बहुत बढ़िया प्लान है। हम्म क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरी भी लाइफ ना थोड़ी सी अनसर्टेन रही है। हम्म तो कई बार मुझे लगता है कि जिस सिचुएशन में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, हम्म
लेकिन वो सिचुएशन मेरे लिए ज़रूरी है, तो भगवान ने मुझे उस सिचुएशन में डाला है क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी था। करेक्ट। तो आपके लिए भी मुझे लगता है कि भगवान के पास बेस्ट प्लान रहता है हर एक इंसान के लिए जो वो डिज़र्व करेक्ट। करता है। तो आपके लिए भी बहुत तो सही होगा। सबसे अच्छा था कि भगवान ने मुझे ऐसी फील्ड में, मतलब आईटी में आया, फिर उसके बाद वो ही करने को मिला जो मैं चाहता था, और चलो। उसमें भी अच्छा करने लगा मुझे। मैं अच्छा करने लगा, काफ़ी लोगों से, अच्छे लोगों से पहचान हुई। जब हम लोग फाउंडेशन में जाते हैं तो जैसे मेरी आपसे पहचान हुई, तो उसमें मेरी काइंड हार्टेड लोगों से पहचान हुई, जो कि एचसीएल में अच्छी पोजीशंस पे भी हैं, और वो लोग काफ़ी काइंड हार्टेड हैं, क्योंकि वही लोग सोसाइटी को समय दे पाते हैं जो अच्छे हैं, अच्छे, जो बिल्कुल। करना चाहते हैं। आज भी इतनी सारी क्राइम है, इतने सारे हुँ, हुँ। चीज़ें दिक्कतें हैं, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है जो दुनिया चल रही है ना, अच्छे लोगों की अच्छे वजह से लोगों ही की चल वजह रहा से है। ही चल रही है। हाँ, तो जैसे आपने फ्यूचर गोल की बात की थी, तो मेरा एक्चुअली एमटेक भी कंप्लीट हो गया है। मैंने बीटेक प्लस एमटेक किया है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि मेरी फील्ड से रिलेवेंट भी नहीं है। बट मेरा गेट का स्कोर था, वो मैंने करके कर लिया है एमटेक। बट उसके बाद मेरा ये है कि फ्यूचर में मैं एमबीए भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं टेक्नो मैनेजरियल जो है जॉब करना चाहता हूँ, कि जिसमें टेक्निकल भी इन्वॉल्व हो। मेरा अभी क्लाउड और डेवॉप्स है, मतलब डिप्लॉयमेंट प्लस क्लाउड एडब्ल्यूएस में यूज़ करता हूँ। तो मेरा ये है कि मैं उसमें भी आर्किटेक्ट पोजीशन पे जाऊँ, प्लस मैनेजरियल स्किल, कि अगर मुझे टीम भी संभालनी हो तो मैं भी वो भी अच्छे से संभाल पाऊँ। ओके, तो ये मेरा फ्यूचर गोल है अभी। सही है, अच्छा है, बढ़िया है। मतलब मैं आपको यही बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट आप ज़रूर करो और मुझे लगता है कि आप बढ़िया ही करोगे अपनी लाइफ में क्योंकि जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होती है हुँ। चीज़ों को अचीव करने के लिए, वो चीज़ ऑलरेडी है आप में और हार्ड वर्किंग भी हो आप, तो आप डेफ़िनेटली करोगे। तो यही था आज का हमारा पॉडकास्ट, थैंक सो यू सो मच थैंक यू। ध्यानेश, हाँ, आपने मुझे बुलाया नहीं, अपने नहीं, शो में। थैंक यू आपके टाइम के लिए थैंक यू। क्योंकि जब अच्छे लोग आते हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को के लिए मिलता है। मुझे भी सीखने को मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक या यू सो थैंक यू मच। सो मच ध्यानेश, थैंक यू। थैंक यू।